जब एक्सपर्ट्स स्कूबा आर्किटेक्चर पहली बार गुफा में गोते लगाते हैं तो उनको ये नहीं पता था कि जब मुसीबत आती है तो हो सकता है कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस उनके खिलाफ काम कर सकता है। यह घटना है नवंबर 1983 में जैकब के वेल्डिंग ट्रेजेडी में। पैटन और क्लार्क्स मैकोनेल टेक्सास स्टेट में स्टूडेंट्स थे। सेंट मार्कोस यूनिवर्सिटी में वे दोनों काफी एक्सपीरियंस्ड डाइवर थे जो ओपन वाटर डाइविंग में अपने कोच के सर्टिफिकेट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। टेक्सास स्टेट ने डॉन डिबल नाम के एक मास्टर डाइविंग कोच द्वारा खाया एक एडवांस डाइविंग कोर्स की पेशकश। डॉन हिस काउंटी के साथ एक रेस्क्यू डाइवर था जो एक फार्मर नेवी डाइवर के ऑनरशिप में था। लोकल डाइविंग की शॉप और एक कोच के रूप में उन्हें एबल बनाने के लिए डी कोर्स ऑफ डाइविंग का एक्सपीरियंस था। स्कूबा डाइविंग से जुड़े जोखिमों को जानता था और सुरक्षा के लिए रिजर्व फीलिंग्स के साथ अपने सेक्शंस को इंस्ट्रक्शन देता था। उनके सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में से एक जैकब के कुएं से बाहर रहना था। यह केवल 30 मिनट की दूरी पर है और इसी तरह कई स्कूबा डाइवर्स को मौत के मुंह में ले गया है। यह एक इनक्रेडिबल फॉर्म से सुंदर रिक्रिएशनल एरिया है जिसमें क्रिस्टल साफ पानी है, अदरवाइज शैलो नदी में एक गहरे छेद को प्रकट करता है। कई तैराक छेद में मुफ्त गोता लगाते हैं और 25 फीट गहराई पर तल को छूने की कोशिश करते हैं। जहां तक ब्लू होल की बात है, तेजी से ऊपर की ओर धकेलने से पहले यह सतह पर काफी आसान है, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। 25 फीट की गहराई पर जो कुछ भी है वह धोखा दे रहा है क्योंकि उस कुएं का कोना ग्रेवल में सिसक गया है। ढलान एक बिल्कुल नए पानी के नीचे के कक्ष की ओर ले जाती है। इन्वेस्टिगेशन तब शुरू होती है जब केव डाइवर्स ने इसका पता लगा लिया और मेन वेल के नीचे 3 अलग अलग रूम की पहचान की गई। पहले 2 रूम ज्यादातर खुले थे जो पानी के पिलर्स के साथ थे। तीसरे रूम के अंदर जाने के लिए एक चैलेंजिंग और नैरो पैसेज से भरा था। यह डराने वाला था। एक बार दूसरे किनारे पर पहुंचने के बाद एक केव डाइवर एक कमरे में एंटर करता है जो लगभग 10 फीट ऊंचा है और तीसरे रूम के सबसे दूर के किनारे पर सबसे ऊपर की नैरो चोटी में कुछ हवा फंसी हुई है। यह एक छोटा सा छेद है जो इतना बड़ा नहीं था कि उसमें से धक्का देकर निकला जा सके। फर्श के पास से देखा गया कि उस छेद के पीछे क्या था जिसे अनदेखा करना बहुत कंपैटिवेटिंग था। कई डाइवर्स ने बजरी और पत्थरों को खींचकर छेद से गुजरने की कोशिश की ताकि वह इतना बड़ा हो जाए कि गुजर सके। 1979 से ठीक 4 साल पहले की बात है जब डॉन को ऐसा करने के लिए कहा गया था। जैकब के कुएं से 2 लोगों के शव को निकालने में मदद करने के लिए कहा। केंट मोपिन और मार्क प्रेशर चौथे रूम में एंटर कर गए थे लेकिन वे वापस बाहर नहीं आ सके। वहां एक बजरी गुफा थी जो कि नैरो जोड़ने वाले टनल में थी। डाइवर्स को उनके शरीर को एक टनल के माध्यम से स्क्वीज करना पड़ा जो कि मात्र 2 फीट डायमीटर वाली एक टनल से गुजरने के बाद नैरो पाइप में बजरी का एक चट्टानी टुकड़ा भर गया था। उन्होंने पॉसिबली अपने अंतिम क्षण चट्टानों और बजरी को हटाने में बिताए लेकिन अल्टीमेटली टाइम आउट हो गया और शव को निकालने वाली टीम टनल को साफ करने में सक्षम नहीं थे। केंट और मार्क के शवों तक पहुंचने के लिए बजरी का लैंडस्लाइड हुआ था। मार्क का शरीर 1981 में करंट के साथ बह गया था। केंट का शरीर अगले 20 सालों तक चौथे रूम में रहा। डॉन जनवरी 1980 में द इल्यूसिव 4th चैम्बर तक पहुंचने की कोशिश में और अधिक जान गंवाने से दुखी था। छोटे से छेद को ढकने के लिए सीमेंट और सरिया ले लिया और उसने उस रूट को ब्लॉक कर दिया और बीच में सलाखें छोड़ दी ताकि पानी का बहना जारी रहे। ऐसा लग सकता है कि यह 4th रूम की कहानी का अंत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल कुछ महीनों बाद ही डाइवर्स ने बार और सीमेंट को हटा दिया था। एक प्लास्टिक स्लेट पर एक नोट छोड़ दिया था जिसमें कहा गया था कि आप हमें बाहर नहीं रख सकते। डॉन ने लोगों को खुद से बचाने में मदद करने की पूरी कोशिश की। अब मैं केवल गोताखोरों को पूरी तरह से दूर रहने का इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली डॉन की वार्निंग ने उनके 2 करंट स्टूडेंट्स रिचर्ड और क्लार्क में रुचि जगा दी। उन्होंने डॉन की बॉडी रिकवरी मिशन के बारे में सुना और यहाँ तक कि 4th रूम में उसके स्वयं के नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में भी सुना था। डॉन 4th रूम में एंटर करने की कोशिश कर रहा था, तभी एक बजरी की स्लाइड ने उसे फंसा दिया। तो नैरो क्रीप वाली जगह से उसकी आर्म्स पिन से जकड़ी हुई थी ताकि वह सिक्योरिटी लाइन को न खींच सके या अपने टीम मेंबर्स का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए अपने टैंक पर जोर से
न मार सके। कई मिनटों के बाद उसने लगभग खुद को मौत के हवाले कर दिया था, यह जानते हुए कि वह हिल नहीं सकता और वह बस 1 या 2 मिनट में चला जाएगा। वह एक अजीब सी शांति का एक्सपीरियंस करता है, यह जानते हुए कि उसका टैंक खाली था और उसने कुछ पानी भी निगल लिया था। यह वह मोमेंट था जब उसके अंदर अलाइव रहने की प्रवृत्ति का विस्फोट हुआ। लात मारते हुए उसने पर्याप्त बजरी को साफ कर दिया, पीछे की ओर धक्का दे सके। वह टनल से बाहर निकला और केव डाइवर्स साथी को वहां अपने रेगुलेटर के साथ देखा, जिससे डॉन सांस ले सके। डॉन हवा में बेतहासा हांफने लगा, सांस लेते हुए कुछ निकलने लगा। इनक्रेडिबल फियर्स बस राहत में बदल गया। उसके जिंदा होने के बावजूद यह राहत शॉर्ट टर्म थी, क्योंकि उसने चैम्बर्स के माध्यम से वापस ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया था। उसके पेट में फैलती हवा का दर्द वीक करने वाला हो गया था। उसके डाइवर साथी की एयर सप्लाई अब लगभग खत्म हो गई थी, इसलिए उन्हें पानी से बाहर निकलने के लिए ऊपर बढ़ना पड़ा। 100 फीट की गहराई पर 58 psi या 4 और एटमॉस्फेरिक दबाव के तहत कंप्रेस्ड होने के कारण जैसे ही वह ऊपर की ओर बढ़ा, उसके शरीर में हवा का वॉल्यूम नीचे की कंपेयर में 4 गुना बढ़ गया। जब तक वह सतह पर पहुंचा, वह ऐसा लग रहा था जैसे वह 9 महीने गर्भवती। वह दर्द से चिल्ला रहा था क्योंकि उसका पेट पूरी तरह से फट गया था। डॉन ने अपने जीवन में इस निराशाजनक क्षणों को याद किया ताकि स्टूडेंट्स को अलर्ट किया जा सके। कैसे सबसे एक्सपीरियंस डाइवर भी अलर्ट होने के बावजूद पानी के नीचे की केव्स के अंदर मैलिग्नेंट चेंजेस से सरप्राइज्ड हो सकते हैं। रिचर्ड और क्लर्क ने सोचा इस फॉरबिडन केव को देखना काफी ब्रेव एक्ट जैसा लग रहा है। इस सफर के साथ समस्या यह थी कि एक्सपीरियंस्ड डाइवर सिर्फ डाइव लगाने नहीं जा रहे थे, जबकि उन्हें नहीं पता था कि इसमें एडिशनल रूल्स और रिस्क भी शामिल है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। डाइविंग में एक्सपीरियंस के साथ आ सकते हैं, गुफा की स्थिति में बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते। वे नहीं जानते थे कि पाथ को क्लियर फॉर्म से मार्क करने के लिए सिक्योरिटी लाइन कैसे लानी है। वे दीवारों और तल पर सिल्ट को परेशान होने से बचने के लिए मेंढक को लात मारने में भी एक्सपीरियंस्ड नहीं थे। गुफा का सबसे सिग्निफिकेंट डिफरेंस यह है कि सिर्फ ऊपर आने के साथ ऊपर जाने से आप सुरक्षा के करीब नहीं पहुंचेंगे। भ्रमित ओपन वाटर गोताखोर सिर्फ बुलबुले का अनुसरण करके सतह तक आ सकते हैं। गुफा गोताखोर ऐसा नहीं कर सकते। यह थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार की रात थी जब रिचर्ड और क्लर्क जैकब की कुएं में प्रवेश कर गए थे। 8:30 बजे वे मेन कुएं और प्रथम कक्ष से बिना किसी परेशानी के गुजर गए। जब वे तीसरे कक्ष में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े तो यह स्पष्ट हो गया कि यहीं से खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। एक बार जब आपका शरीर टाइट जंक्शन से होकर गुजरता है तो जोखिम दूसरे स्तर पर होता है। टॉप पर जल्दी से तैरना संभव नहीं होगा। यदि आपके इक्विपमेंट्स में कोई समस्या है तो आप एक टाइट एनवायरनमेंट में फंस गए हैं, जिसके लिए एक धीमे और व्यवस्थित निकास की आवश्यकता होगी। दोनों व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन के अगले भाग के बारे में चिंतित हैं, लेकिन उत्साहित भी हैं। वे टॉप पर आए छोटा छेद जो चौथे कक्ष की ओर जाता है। रिचर्ड और क्लर्क छेद के पास पहुंचे और अपने टैंक को निकालना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्हें अब शरीर को छोटे से मार्ग से स्क्वीजिंग करते हुए टैंकों को अलग अलग धकेलना होगा। रिचर्ड ने खुद को सुरंग के माध्यम से धकेल दिया, जबकि क्लार्क देख रहा था और इंतजार कर रहा था। कुछ पलों के लिए उसे टनल से गुजरने की परमिशन दी, फिर उसके बाद उसने अपना टैंक निकालना शुरू कर दिया। वे उस नैरो पैसेज की ओर बढ़ गया जब उसके दोस्त का चेहरा पेन की एक फ्रैंटिक एक्सप्रेशंस के साथ धक्का दे गया। रिचर्ड एक वाइल्ड फोर्स के साथ छेद के माध्यम से आया और उसके शरीर को खरोच दिया। सडनली क्लार्क को एहसास हुआ कि क्या गड़बड़ है। रिचर्ड के पास कोई एयर टैंक नहीं था। वह घुट रहा था। उसने अपना रेगुलेटर पकड़ा और रिचर्ड के मुंह में ठूस दिया ताकि वह सांस ले सके। एक पल के बाद उन्होंने दोस्ती से सांस लेना शुरू कर दिया। रेगुलेटर को आगे पीछे करते हुए वे बाहर निकल गए। गुफा में एंटर करने के लिए इनक्रेडिबल पेशेंस और शांति विश्वास की आवश्यकता होती है। दूसरे पैसेज और तीसरे पैसेज के बीच के रास्ते से वापस आने के लिए एक्सट्रीमली डेलिकेट और कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता थी। सांस लेने के लिए डेस्परेट स्ट्रगल से सांस लेता था और फिर अपनी सांस रोक लेता था। दूसरे रूम को पास करना, उन्हें एक तंग जगह से गुजरते हुए यह करना होगा और यह पता लगाना होगा कि आगे कहाँ जाना है। यहाँ पर बहुत ज्यादा
सेल्फ वैल्यू हुई। यह एक इनक्रेडिबल चैलेंज था और वे इसे कर रहे थे। रिचर्ड और क्लार्क पहले रूम में प्रवेश कर गए, जबकि इस कक्ष में कुछ राहत की वे करीब बाहर अंधेरा था, इसलिए मुख्य कुएं की सतह तक रास्ता दिखाने के लिए कोई सूर्य की किरण नहीं थी। सुरंगों के नक्शे और विवरण धोखा दे रहे थे। ये मार्ग गुफाओं के माध्यम से सीधे और समतल रास्ते नहीं है। ये मुश्किल है और भ्रमित होना आसान है। वे साझा वायु टैंक के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस कक्ष से बाहर निकलने के लिए दीवार पर अपना रास्ता बनाते हुए जैसे ही उन्होंने धक्का दिया, एक अनरियल साउंड ने उन्हें उनके ट्रैक में रोक दिया। उनके सामने वाले टैंक से एक खोखली खटपट हुई, जिससे न केवल यह संकेत मिला कि वह बेसिकली खाली था, बल्कि यह भी कि किसी तरह वे छत से टकरा गए। वे ऊपर छत को महसूस करते हुए दाएं बाएं चले गए, क्योंकि दीवारें उनके चारों ओर गिर गई। इस डिवास्टेटिंग फीलिंग ने उनमें भगदड़ मचा दी, जिसे मापा नहीं जा सकता। ये लोग फंस गए थे और उन्होंने अभी अभी हवा की आखिरी सांस ली थी। क्लार्क ने अभी अभी लंबी सांस ली और उसे पता था कि टैंक खाली है। रिचर्ड पहले से ही सांस रोके हुए था और छत के चारों ओर अपना रास्ता टटोल रहा था, एक इनॉग्रेशन खोजने की कोशिश कर रहे थे। वे मुसीबत में क्लार्क को तुरंत एहसास हुआ कि यह पहले कक्ष में फॉल्स फायर ब्लेस थी, एक झूठी चिमनी। मैंडेटरी फॉर्म से एक गुफा के अंदर एक सुरंग है जो सतह तक जाती है, लेकिन वास्तव में डेड एंड के अलावा कुछ नहीं। हताशा के कारण वह दीवार को उसी रास्ते से धक्का देकर 20 फीट पीछे चला गया, जिस रास्ते से वे आए थे, और फिर से पहले कक्ष में एंटर कर गया। इस पैसेज से ऊपर तक लगभग 25 फीट की दूरी और फिर मेन कुएं से होकर सतह तक 25 फीट की दूरी। क्लार्क ने छेद किया पानी की सतह पर और हवा के लिए एक हताश हाफने के बाद एक ही सांस रोककर 25 फीट तैरने के बाद उसे वास्तव में जीवित होने के लिए छोड़ दिया। यह एक चमत्कार था, अपने दोस्त रिचर्ड के लिए उत्साहपूर्ण आतंक में बदल गया था। वह अभी भी पानी में था और समय समाप्त हो चुका था। वह जानता था कि रिचर्ड मर चुका। उसने कुछ क्षण प्रतीक्षा की कि क्या वह किसी तरह सतह पर आ सकता है। फिर उसने सहायता के लिए पुलिस को फोन किया। डॉन को डाइवर रेस्क्यू के लिए कॉल मिल गई और वह 1 घंटे के भीतर जैकब की कुएं पर पहुंचा। मैं ये जानकर दंग रह गया कि इस घटना में उनके 2 स्टूडेंट्स शामिल थे। वे एक्सपर्ट डाइवर थे, लेकिन गुफा में गोता लगाना कुछ और ही था। निचले कक्षों में सिल्ट भर गई थी, इसलिए उन्होंने रिचर्ड के शरीर को निकालने के लिए सुबह तक का इंतजार किया। यह स्पष्ट था कि वहाँ कुछ था। झूठी चिमनी में जाने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी और क्लार्क ने ठीक बताया कि वह कहाँ मिल सकता है। दुख की बात है कि डॉन ने अगले दिन रिचर्ड के शरीर को बरामद करने की मदद, बावजूद इसके कि उसने लगातार वार्निंग दी थी और चौथे कक्ष में एक फिजिकल बैरियर भी बना दिया। जैकब के कुएं में एक और जीवन हो गया। 1 साल बाद वेन रसेल अपने दोस्तों के साथ गोता लगाते समय चौथे कक्ष में मर गया। डॉन भी उसके शरीर को बरामद करने के लिए वहां गए थे। अंततः कक्षों को प्रतिबंधित करने का डॉन का लक्ष्य साकार हुआ। काउंटी पार्क विभाग ने जैकब के कुएं की 40 फीट गहराई से आगे तक खोज करने के लिए एक समूह का अधिकृत किया। मार्क जैकब वेल इन्वेस्टिगेशन परियोजना ने इस गुफा प्रणाली में हजारों फीट के मार्गों का व्यापक इन्वेस्टिगेशन किया और 40 फीट मार्ग पर एक नई क्रेट रखी गई है और सभी मनोरंजक स्कूबा डाइविंग प्रोहिबिटेड है। यह अनुमान लगाया गया है कि कम से कम 8 और संभवतः अधिक से अधिक जैकब वेल में स्कूबा डाइविंग करते हुए 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।